नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साई श्रद्धा क्लासेस में। चलिए तो हम लोग आज की अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं। SYGC कॉमर्स OCM ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ऑलरेडी हमने प्लानिंग समझ ली है, स्टाफिंग समझ ली है, डायरेक्टिंग समझ ली है, ऑर्गेनाइजिंग समझ ली है। अब हम लोग आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेटिंग? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि डिफरेंट जो फंक्शंस है, अलग अलग लेवल पे जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, वो लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करें, इंटीग्रल एक डिफरेंट एक्टिविटीज प्रोवाइड करें, जिसकी मदद से विच इज वेरी मच इसेंशियल एक दूसरे के साथ हार्मोनी प्यार भरा रिलेशनशिप बनाए और जो ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटी है उसमें एक दूसरे की मदद करें ताकि अचीव कर सके गोल्स को। बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं एक साथ में अचीव करने के लिए, एक कॉमन गोल के लिए पूरा का पूरा कंपनी काम कर रहा है। लिंक एक दूसरे से लिंक हो जाता है, भाई चलो बिकम्स वेरी मच नेसेसरी, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ग्रुप एफर्ट डालने के लिए, हार्मोनाइज करने के लिए केयरफुली। कोऑर्डिनेशन की मदद से ही एफर्ट नजर में आता है कि आप एफर्ट डाल रहे हैं, हर एक बंदा एफर्ट डाल रहा है, कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा है ताकि उस गोल को अचीव कर सके। कोऑर्डिनेशन एक इंटीग्रेशन है एफर्ट्स का, पूरा ग्रुप मिलकर एक साथ में एक जगह पे एक एफर्ट डाल रहा है, और यूनिटी ऑफ एक्शन ताकि लोग मिलकर एक्शन ले रहे हैं। इट इज हिडन फोर्स विच बाइंड्स अदर फंक्शन सो मैनेजमेंट। एक हिडन सोर्स होता है, हिडन सोर्स होता है फंक्शंस का, जिसमें एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना होता है। मैकफार्लैंड ने बोला है कि कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस है एक, जहां पर एग्जीक्यूटिव डेवलप करता है ऑर्डरली पैटर्न ऑफ ग्रुप एफर्ट अमंग सबऑर्डिनेट के बीच में, सिक्योरली यूनिटी लोगों के बीच में एक एकता बना के रखता है और यूनिटी मिलकर एक साथ में एक्शन लेते हैं एक कॉमन पर्पस के लिए। कॉमन पर्पस के लिए मिलकर सभी काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। हेनरी फ्योल ने बोला है टू कोऑर्डिनेट का मतलब टू हार्मोनाइज ऑल एक्टिविटीज, सारी की सारी एक्टिविटीज को हार्मोनाइज करना, संभाल के लेके चलना, प्यार से एकदम ट्रीट करना। कंसर्न टू फैसिलिटेट, जिसकी मदद से जो जोड़ती है, हार्मोनाइज करती है, कनेक्ट करती है, फैसिलिटेट करती है वर्किंग एंड इट्स सक्सेस। बट ऑब्वियसली जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक सक्सेस होना उस बिजनेस में ना के बराबर। इंपॉर्टेंस क्या खास बातें थी कोऑर्डिनेशन की, कुछ खास बातें देखते हैं हम लोग। सबसे पहला बोलता है इससे टीम स्पिरिट बढ़ती है, इनकरेजेस टीम स्पिरिट, टीम का स्पिरिट बढ़ता है, ग्रुप सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, तो इससे क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट होने का, डिस्प्यूट झगड़े होने का बिटवीन द इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट के बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच में रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी को लेकर, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर चांसेस नहीं होता। ठीक है, झगड़ा वगैरह होने का चांसेस नहीं होता। हम लोग अपने को, सबको अपना अपना काम मालूम है, जिम्मेदारी पता है। कोऑर्डिनेशन की मदद से जो काम है उसको कम टाइम में, कम कॉन्फ्लिक्ट, कम फचड़े उत्पन्न हो, कोई झगड़ा झंझट ना हो, एक दूसरे में गैर समझ ना हो, और इसकी मदद से टीम स्पिरिट के साथ में काम किया जाता है, टीम पूरा मिलकर करती है। प्रॉपर डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन की मदद से डिपार्टमेंट को मिलता है कि अपने कॉमन गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से काम को अरेंज करना पड़ेगा सिंथेटिक वे से। और इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंट, हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। गिव्स द प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को सही डायरेक्शन देता है। फैसिलिटेट मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन मोटिवेट करता है एम्प्लॉइज को जब वो काम करते हैं ताकि वो अपने काम को सही समय पर पूरा कर सके। कोऑर्डिनेशन की वजह से लोगों के काम करने की क्षमता में बढ़ोतरी मिलती है, एफिशिएंसी आती है, ग्रोथ होता है। और ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करती है जॉब सिक्योरिटी। अब मैं काम कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पर काम में एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन भी मिल रहा है और जिससे मेरे को जॉब सिक्योरिटी मिल गई, इनकम और प्रमोशन और इंसेंटिव भी मिलता रहेगा। सच एज मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स देते रहते हैं जॉब सिक्योरिटी। मोस्टली प्राइवेट जॉब्स में ये सब चीजें मिलती रहती है, गवर्नमेंट जॉब में तो सब कुछ मिलता रहता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय क्या करता है और भी हार्डवर्क करना शुरू करता है कि भाई चलो अच्छी बात है, मेरे अच्छे काम पर मुझको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इससे क्या हो जाता है, सारे रिसोर्सेस इंटीग्रेट हो जाते हैं, एक दूसरे में जुड़ जाते हैं, जिससे कि अवेलेबल जो रिसोर्सेस है उनको मैक्सिमम लेवल पे कोऑर्डिनेशन के साथ मिनिमाइज करना, वेस्टेज नुकसान कम हो। 9 घंटे की ड्यूटी में अगर HR का बंदा है तो उसको इतना काम मिले कि काम से उसको फुर्सत ना मिले। कंट्रोल एंड कॉस्ट ऑफ वर्क,
अब मैं एज अ बिजनेसमैन चाहूंगा कि मेरा एम्प्लॉय बराबर काम करके दे, ताकि वो जितना काम करके देगा एटलीस्ट मैं उसको सैलरी दे सकूं, उतना उससे ज्यादा वो काम करके दे मुझे। तो कॉस्ट ऑफ वर्क भी बचेगा। 2 लोगों का काम मैं कोशिश करूंगा कि 2 दिन का काम 1 दिन में खत्म करवा के दूं एम्प्लॉय से, कंट्रोल होगा वहां पे, कॉस्ट कंट्रोल भी बचेगी। अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, अब कोऑर्डिनेशन की मदद से मिनिमाइज हो जाता है वेस्टेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल का वेस्टेज कम हो जाता है। टाइम ऑफ एम्प्लॉइज, डिले इन कॉम्प्लिकेशन टारगेट्स, जो टारगेट्स डिसाइड है वो डिसाइडेड टारगेट अचीव कर पाते हैं। डिपार्टमेंट का डिस्प्यूट झगड़ा वगैरह नहीं होता ग्रेट एक्सटेंट पे। इससे क्या होता है कि काम जो है स्मूथ तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम चलते रहता है, ताकि वो अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर पाए। रिलेशन भी इससे इंप्रूव होता है। कोऑर्डिनेशन की मदद से हम लोग कार्डियल रिलेशनशिप ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, एचआर एडमिन से बात करेगा, एडमिन ऑपरेशन से बात करेगा। एवरी डिपार्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द फंक्शनिंग ऑफ अदर डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके हिसाब से सेल्स उतना बेचेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो परचेज कितना खरीद के आ रहा मटेरियल, उसके हिसाब से हम प्रोडक्शन कर पाएंगे। कोऑर्डिनेशन, अब इसमें एम्प्लॉइज एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन करेंगे ताकि एक रिलेशनशिप बना रहे, एक दूसरे से सब बात करते रहे और एक टारगेट को अचीव करते रहे। रोज के 100 पैकेट्स बना के निकालने तो फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को परचेज डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, भाई इतना रॉ मटेरियल हमारे लिए परचेज कर दो। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस पर काम करेगा अकॉर्डिंगली, ऑपरेशन डिपार्टमेंट उस पर काम करेगा, फंक्शन करेगा। फिर उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट उस प्रोडक्ट को बेचेगा। ठीक है, तो ये आपस की सबकी मिली भुगत है। बिजनेस को आगे ले जाने के लिए सबने अपने अपने डिपार्टमेंट में अपने अपने काम को ले लिया है। लीड्स टू हायर एफिशिएंसी, अब ज्यादा से ज्यादा हम रिसोर्सेज को यूज करेंगे तो जिससे ऑर्गेनाइजेशन अच्छा रिटर्न मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को, प्रोडक्टिविटी के मामले में, प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में, और जिसकी वजह से उसका नुकसान भी कम होगा, रिड्यूस कॉस्ट, खर्चे कम होंगे। कोऑर्डिनेशन की मदद से हायर एफिशिएंसी, एक अच्छा रिजल्ट निकल कर आता है। इंप्रूव गुडविल, अब इससे गुडविल भी बन जाता है। हायर सेल्स, हायर प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी अचीव्ड टू सिंक्रोनाइज एफर्ट्स। अब इससे कैसा है कि जो भी चीजें अचीव करनी है उनको अचीव करने के लिए ड्यू टू चलिए अचीव किया जा सकता है एफर्ट्स डालकर। ऑर्गेनाइजेशन की जो पीपल है वो लोग स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिलेशनशिप बनाते ताकि लोअर कॉस्ट पे, कम खर्चे पे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। क्रिएट किए जाते हैं गुडविल, इससे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन एक अपना गुडविल बनाती है अपने क्लाइंट के लिए, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, और उस मार्केट में उसका नाम बनता है कि ये जो कंपनी है बराबर टाइम पे काम करके देती है। मार्केट वैल्यू, शेयर भी उसका अच्छा बनता है, और जिसकी वजह से उसका सोसाइटी में भी अच्छा इमेज बनता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सब एक ही डायरेक्शन में मिलकर काम करते हैं, मिलकर काम चलाते हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइज करता है दोज एक्टिविटीज को अचीव करने के लिए कॉमन गोल। ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन एक प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन देता है सारे डिपार्टमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो सही तरीके से सही दिशा में काम कर सके। स्पेशलाइजेशन आ जाता है इससे, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग फील्ड, अलग अलग डिपार्टमेंट है तो अलग अलग एक्सपर्ट है वहां पे। स्पेशलाइज नॉलेज के लोग, जिनको अकाउंट्स की चीजें आती है वो अकाउंट्स का नॉलेज देकर बैठे, जिनको एचआर आता है, स्क्रीनिंग आती है, वो एचआर में बैठे हुए हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से उनकी ग्रोथ और उनकी सक्सेस भी कॉम्पिटिटिव बिजनेस में बढ़ती है। स्पेशलाइजेशन, अब मैं अकाउंट्स में काम कर रहा हूँ तो मेरा अकाउंट्स का नॉलेज अच्छा है, मैं धीरे धीरे ग्रो भी करूंगा। कंट्रोलिंग की बात करते हैं, कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जो कि हर टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जरूरी होता है। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोलिंग के काम पर ध्यान देती है। कंट्रोलिंग करना बहुत जरूरी है, हर एक चीज पर कंट्रोल करना। एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, लॉस ज्यादा हो रहा है, जो भी चीजें हो रही है हर एक चीज पर कंट्रोल करना। इधर प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग। सिमिलरली इट इज परफॉर्म ऑल लेवल्स, हर एक लेवल पे परफॉर्म होता है। मिडिल लेवल की बात करो, टॉप लेवल की बात करो, ये कंट्रोलिंग हर जगह पे। मिडिल लेवल, देखो 3 लेवल होते हैं, एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल, और एक है लोअर लेवल। ठीक है, लोअर लेवल में सब मजदूर वगैरह आ जाते हैं, मिडिल लेवल में सब मैनेजर्स आ गए, टॉप लेवल में सारे डायरेक्टर्स हो गए, सीईओ हो गए, एमडी हो गए, सब बड़े बड़े लोग। इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग फंक्शंस कैन बी डिटरमाइंड। फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग प्लानिंग, कंट्रोलिंग मेजर पार्ट्स मैनेजमेंट साइकिल। कंट्रोलिंग
का जो बड़ा हिस्सा है वो मैनेजमेंट साइकिल काम करता है। मैनेजमेंट कंट्रोलिंग का काम करता है, कंट्रोलिंग मैनेजमेंट के द्वारा की जाती है। कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, पहले से डिसाइड किया है कि हमको इतना गोल अचीव करना है, इतने प्रोडक्शन यूनिट बनानी है, लेकिन उसके बीच में कुछ ना कुछ डेविएशन आ रहा है, तो उस डेविएशन को ध्यान में रखते हुए कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या हमें एम्प्लॉइज को ओवर टाइम देना पड़ेगा, ओवर टाइम काम कराना पड़ेगा, सीजनल बेसिस बिजनेस है हमारा, सीजन आ चुका है तो ज्यादा प्रोडक्शन यूनिट की रिक्वायरमेंट है, सेल्स यूनिट हमसे ज्यादा मांग रही है, तो हमको उस हिसाब से स्टैंडर्ड प्रोडक्ट देना पड़ेगा। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, सारे एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस मेजर करनी पड़ेगी। फाइंडिंग द डेविएशंस कमी कहाँ हो रही, उतार चढ़ाव कहाँ हो रहा है, वो चेक करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, एनालाइज करना, और उसके बाद उस डेविएशन को, उस कमी को ठीक करने के लिए करेक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, और करेक्ट एक्शन लेने के बाद अपना स्टैंडर्ड निकल कर आएगा। तो ये अचानक से सेल्स कम की हो गई, हमने देखा मार्केट में नए कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं, दे आर गिविंग, वो देने लगे, तो भी सेल्स कम हो गई, तो हमने देखा कि ये मार्केट में जो नए कॉम्पिटिटर्स आए व्हाट दे आर ऑफरिंग, हमने को पता चला कि कोई ना कोई प्रोडक्ट फ्री दे रहे, तो वी डिसाइडेड आवर स्ट्रेटेजी, हमने भी ऐसा कर दिया, हमने बोला भाई चलो हम भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट फ्री देंगे, प्रोडक्ट के साथ साथ हम लोग क्वालिटी पे एक इम्प्रूव कर देंगे। तो इस तरीके से बिजनेस के स्टैंडर्ड को मेंटेन किया, या फिर क्वालिटी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो डेविएशन अगर कुछ कमी रह गई, सेल्स कम हो, तो इस डेविएशन को पता किया, उसके रीजन को एनालाइज किया, कैसे बढ़ाया जा सकता है, मार्केटिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करना पड़ेगी, क्वालिटी अच्छी देनी पड़ेगी, करेक्ट किया, उसके बाद स्टैंडर्ड निकल गया। इस तरीके से पूरा एक करिलेशन बना हुआ है इसका। डिसीजन कैसा है, कुंजन डोनियल ने बताया है कि मैनेजरियल कंट्रोल इंप्लाई करता है मेजरमेंट में अकम्प्लिश करने के लिए अगेन स्टैंडर्ड करिलेशन डेविएशंस, जो भी कमियां आ रही है, खामियां आ रही हैं, उसके डेविएशंस को करेक्ट करने के लिए अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू द प्लान के मुताबिक कंपनी ने सोच के रखा है कि हमको यहाँ प्रॉफिट तक जाने का है, तो कुंजो डोनियल ने बताया कि वो प्लान के मुताबिक कंपनी मेजर करती अब तक उसने कितना हासिल किया है, और स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको कितना करेक्शन रिक्वायर्ड है, उसको कितना चाहिए था, तो कम क्यों हुआ, अश्योर करना अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, अब ऑब्जेक्टिव्स हमारा इतना है और उसको अश्योर करना है कि उतने टाइम में हमको उस ऑब्जेक्टिव अचीव करना है प्लान के मुताबिक। तो प्लान के मुताबिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में ये कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा काम आती है। कंट्रोलिंग इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये डेविएशन को नजर देती है, डेविएशन बताती है कि कम ज्यादा हो रहा है तो उसको ज्यादा करने के लिए कैसे करना, डेविएशंस, कमियां खामियां। कंट्रोल इज अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जो कि कंफर्मिटी लाती है परफॉर्मेंस में विद अ प्लान्ड एक्शन प्लान्ड एक्शन के हिसाब से कंफर्म, पहले से सोच लिया कि ये काम करना है और हमको कंट्रोल उसके हिसाब से वही काम करना, उतना करना ही करके देना ही देना, दैट इज व्हाट कंट्रोलिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग एक इम्पोर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजायर्ड गोल्स को अचीव करने के लिए इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनर पे अचीव करने के लिए हमको परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, एम्प्लॉइज को हर एक स्टेज पर अपना बेस्ट देना पड़ेगा। कंट्रोलिंग की मदद से फंक्शन एनालाइज होगा, फुलफिलिंग ऑफ गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग की मदद से मेजरिंग परफॉर्मेंस मेजर कर दी जाएगी, फाइंडिंग आउट डेविएशन कुछ कमियां हैं तो वो भी देखी जाएगी, उसके हिसाब से करेक्टिव डिसीजन क्या लिया जा सकता है प्लान एक्टिविटीज में, ऑर्गेनाइजेशन वो डिसाइड करेगी और अपने गोल को अचीव करेगी। मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वेरियस टेक्निक। अब मैनेजर क्या करता है, रिड्यूस करेगा, वेस्टेज कम से कम हो, मटेरियल का स्पॉइल कम से कम हो, नुकसान कम से कम हो और अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन रहे। तो एवरी परफॉर्मेंस एम्प्लॉइज हैव टू फॉलो दिस स्टैंडर्ड, और एम्प्लॉय को भी वो स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। रिसोर्सेज आर यूज्ड बाय एम्प्लॉइज मोस्ट एफिशिएंट इफेक्टिव मैनर अचीव इन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब मोस्ट इफेक्टिव तरीके से जो भी ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइजेशन के वो इसी तरीके से अचीव किए जाते हैं। Accuracy standards. Efficient control system helps managers judging accuracy, एक सही तरीके से accurate, perfect result. Controlling flexible है some extent तक के लिए, कुछ लेवल तक के लिए बदलाव किया जा सकता है। Changing circumstances, परिस्थिति के हिसाब से हम बदलाव कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं टाइम टू टाइम, क्या चेंजेस करना है बेनिफिशियल हो जो मेरे बिजनेस के लिए, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। मोटिवेट्स एम्प्लॉय, अब इससे एम्प्लॉय भी मोटिवेट होता है, बोलता है चलो ठीक है भाई, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे बारे में भी कुछ ना कुछ सोच रही है, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है। सेटिंग स्टैंडर्ड, चेकिंग परफॉर्मेंस को चेक करना, कम्युनिकेट करना एम्प्लॉइज के एडवांस के बारे में क्या एक्स्ट्रा किया जा सकता है, उनसे आइडियाज लेना। कई कंपनीज होती है अपने आइडियाज का उनका एक पोर्टल होता है, उस पोर्टल पे जाके एम्प्लॉइज अपने आइडियाज सजेशन देते हैं। एम्प्लॉइज जब ज्वाइन करता है उसके बाद जब वो रिजाइन करता है, छोड़ता है कंपनी को, तो एग्जिट इंटरव्यू में उससे सवाल पूछे जाते हैं कि क्या क्या जरूरत है उनके हिसाब से, एक बेहतर सा सजेशन।
evaluated on the basis of employees and rewarded from an increment, bonus, promotion. It motivates the employee. अब एम्प्लॉय को बोनस दिया, प्रमोशन दिया, तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय को अच्छा करने में मोटिवेशन मिलता है कि मैं भी और अच्छा करूं। इंश्योर्स अदर डिसिप्लिन, कंट्रोलिंग फंक्शन करता है ऑर्डरिंग, मेंटेनिंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, अनप्रोफेशनल बिहेवियर नहीं होगा एम्प्लॉय का। डिसिप्लिन की मदद से वो कंटिन्यूस चेकिंग परफॉर्मेंस बाय द सुपीरियर्स, उसको चेक करते रहेंगे काम में क्या बदलाव आ रहा है। मिनिमाइज होता है गैप बिटवीन द एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड। अब कंपनी को एक एक्चुअल परफॉर्मेंस चाहिए और एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ने सेट किया है कि भैया एक एम्प्लॉय एटलीस्ट प्रोडक्शन यूनिट का एक बंदा कम से कम 10 प्रोडक्ट को एटलीस्ट प्रोड्यूस करना चाहिए, बट उसने 10 का टारगेट मेट नहीं किया, 10 का टारगेट नहीं मेट किया, तो दैट इज व्हाट स्टैंडर्ड, बट एक्चुअल उसने 8 किया। तो एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, डेविएशन आ रहा है, वो उसको मेंटेन करना पड़ेगा उसके बीच में। इसके लिए ये कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है कि डिसिप्लिन देखना पड़ेगा, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। डिसिप्लिन चेक करेगा भाई एम्प्लॉय बराबर टाइम पे आता तो है, ब्रेक बराबर लेता तो है, सही टाइम पे काम करता तो है। फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, अब कंट्रोलिंग की मदद से ही हर एक डिपार्टमेंट अपनी अपनी जिम्मेदारी, सबऑर्डिनेट को पता होता है उसको क्या काम करना है और उनको कोऑर्डिनेट करना है एक दूसरे को। आईटी टीम को पता है कि उनको अगर किसी एम्प्लॉय ने प्रोडक्शन यूनिट का आईटी के लिए कोई टिकट रेज किया कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हो रही, मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो आईटी टीम को जाकर उसे एट ए टाइम उस पर रिप्लाई करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को अपनी अपनी ड्यूटी पता है। तो डिजायर्ड रिजल्ट जो होगा ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, ताकि उतने टाइम तक वर्क हैम्पर नहीं होगा, एम्प्लॉय का जल्द से जल्द उसको प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन मिल जाएगा ताकि वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर पाएगा, काम कर पाएगा। साइकोलॉजिकल प्रेशर, परफॉर्मेंस इवेल्युएट किए जाते हैं स्टैंडर्ड टारगेट से, इतना टारगेट है तुमने इतना क्यों अचीव किया, तो साइकोलॉजिकल प्रेशर वो बनता है एम्प्लॉय के ऊपर। परफॉर्मेंस विल बी इवेल्युएटेड, परफॉर्मेंस को भी इवेल्युएट किया जाता है, डिवाइडेड अकॉर्डिंगली। अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया है तो उसके हिसाब से उसको मोटिवेट किया जाएगा, अगर नहीं परफॉर्म कर पा रहा तो उसको और मोटिवेशन की जरूरत है, तो उस एम्प्लॉय को और सपोर्ट किया जाएगा। बेस्ट पुश जितना कर सकते उतना, ताकि वो बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। इंश्योर करता है ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। फैक्टर्स ऑफ कंट्रोलिंग इंक्लूडिंग मेकिंग मैनेजर्स, वो लोग जिम्मेदार होते हैं मोटिवेट करने के लिए हायर परफॉर्मेंस, ताकि बेस्ट परफॉर्मेंस हो, ताकि डिपार्टमेंट अचीव कर सके, कोऑर्डिनेट हो सके। इट इंश्योर्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अब इससे ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी क्षमता है और ऑर्गेनाइजेशन की जो इफेक्टिवनेस है वो निकल कर आती है। गुड कॉर्पोरेट इमेज, बट अब ऐसे कंट्रोलिंग होगा तो एक कॉर्पोरेट इमेज अच्छी होगी, एक ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन का भी, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस, इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस, डेविएशन, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, एक्चुअल परफॉर्मेंस अच्छी होगी। इससे क्या एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा बिजनेस में, और इसकी वजह से प्रॉपर कंट्रोल की मदद से इट बिल्ड्स अ गुड कॉर्पोरेट इमेज। और मार्केट में अलग अलग जो हमारे कॉर्पोरेट्स होंगे, कॉम्पिटिटर्स होंगे, उनके बीच में भी हमारी इमेज बनेगी, गुडविल बनेगी। एक्ट्स एज अ गाइड, बट ऑब्वियसली कंट्रोलिंग स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, मतलब व्हाट डूज आर देयर, व्हाट डोंट्स आर देयर, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये कंट्रोलिंग में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो wherever it is necessary they can take help of the standard can achieve desired result। डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है उसको फॉलो करा के लेना। कंट्रोलिंग एक तरह का गाइड करता है, रूल लाना है भाई, चीजें लागू करनी पड़ेगी, नियम कानून कायदे पालने पड़ेंगे। कंट्रोलिंग एक एक्टिविटी है जो मैनेजमेंट की मदद करता है प्लान करने में फ्यूचर एक्टिविटीज के लिए। अभी हमारा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बेस्ट चल रहा है, तो फ्यूचर में कैसे और भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये कंट्रोलिंग की वजह से सारी चीजें अब तक बेस्ट रिजल्ट आया है। प्लान बराबर किया, ऑर्गेनाइज बराबर किया, डायरेक्ट अच्छे से किया, स्टाफ बराबर किया, सही समय के ऊपर सही इंसान को सही काम पे रखा, कंट्रोल किया, कोऑर्डिनेट किया सारे डिपार्टमेंट के साथ, अब कंट्रोलिंग की बात है। तो इस तरीके से आपका कंट्रोलिंग भी हो जाता है खत्म। अब नाउ देयर इज अ कॉम्परेटिव डिस्टिंक्शन, डिस्टिंग्विश है छोटा सा, फटफट देख लेते हैं हम लोग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये चारों मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। तीनों चारों की लिस्ट आपको चारों वीडियोस, ये पूरा का पूरा वीडियोस इसकी बाकी की आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आई बटन पे आप चेक कर सकते हो। देखिए प्लानिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को एडवांस में डिसाइड करना, क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है एंड कौन करने वाला, खत्म। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हो गया कि डिफाइनिंग, पहले से डिफाइन करके रखना, ग्रुप करना, चीजों को इकट्ठा करना, ग्रुपिंग करना, एंटरप्राइज एस्टेब्लिश करना, ठीक है, एस्टेब्लिश करना अथॉरिटी कि भाई कौन है वो बंदा जो इसके लिए, और रिलेशनशिप बना के रखना अमंग देम, ठीक है।
अब मुझे कोई दुकान खोलनी है तो दुकान में क्या टाइम क्या चीजें जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल क्या क्या चीजें लगेगा, मार्केट में सेल्स यूनिट क्या देनी है, तो उसके हिसाब से चीजों को डिफाइन करना, ग्रुप बनाना, क्या खर्चा आएगा, कितने का रॉ मटेरियल लगेगा, कितने मशीनरी लगेगा, इंटरप्राइज को डिसाइड करेगा, एस्टेब्लिश करेगा अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप अमंग देम। ठीक है, नाउ यहाँ पर स्टाफिंग की बात करते हैं कि फंक्शंस तो ऑपरेशंस। अभी स्टाफिंग क्या करता है, ऑपरेशंस को फंक्शन करता है, ऑपरेशन को फंक्शन करता है, किस तरीके से करता है देखो। स्टाफिंग का मतलब ये होगा कि भाई सही बंदे को सही काम पे रखना है, एज सिंपल एज दैट। रिक्रूटमेंट की बात होगी, सिलेक्शन डेवलपमेंट की बात होगी, ट्रेनिंग की बात होगी, कंपनसेशन की, सैलरी देना, सबऑर्डिनेट टू मैनेजर्स। डायरेक्टिंग में बोलता है कि डायरेक्टिंग का मतलब गाइडेंस देना, इंस्पिरेशन देना, लीडरशिप क्वालिटी to those men and women constitute real case responsibility of management। जो काम कर सकता है लीडर का, लीडरशिप एज अ लीडरशिप डायरेक्ट कर सकता है उसमें। कोऑर्डिनेशन में बात आ जाती है कि ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप। अब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, एफर्ट प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन, सब मिलकर एक साथ में काम करें, परसुएट कॉमन गोल, सबका गोल ये प्रॉफिट में लेके जाना है बिजनेस को। कंट्रोलिंग की बात करते हैं तो कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस of taking step to bring actual results को लाने के लिए, desired results को लाने के लिए जो भी steps हम लेते हैं, that is what controlling। objectives क्या होता है इनका, इसका objective होता है planning का, this is what planning, POSDCC, planning, organizing, staffing, directing, coordinating, controlling। ये होता है कि इससे शूटिंग मीन्स टू अचीव दिस गोल्स। प्लानिंग की मदद से हम गोल्स को अचीव कर सकते, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ला सकते हैं सारी रिक्वायर्ड रिसोर्सेस को, कितनी की जरूरत पड़ेगी, क्या जरूरत पड़ेगी, हम लेकर आ सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि राइट टाइम पे राइट पर्सन को, हलवाई का काम हलवाई को दो, अकाउंट का काम अकाउंट को दो, साफ सफाई करने वाले का काम साफ सफाई करने वाले को दो। ठीक है, ये चीज हो गई। ऑब्जेक्टिव्स की बात हो गई तो डायरेक्टिंग सबऑर्डिनेट को, डायरेक्टर ये करता है कि सबऑर्डिनेट को बताता है उससे काम करा के लेने की, सही तरीके से काम करा के लेने की टैलेंट होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है। कंट्रोलिंग की बात हो गई, कोऑर्डिनेटिंग की बात होगी, इससे क्या होता है कि लोगों के बीच में प्यार भरा रिलेशन बनता है, एफर्ट्स बनता है, एम्प्लॉय एक स्मूथ फंक्शन लाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंट्रोलिंग जरूरी है ताकि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सकते अकॉर्डिंग टू द प्लान। प्लान के हिसाब से जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो हम अचीव कर सकें। एरिया ऑफ फंक्शन, क्या एरियाज है प्लानिंग के लिए, क्या क्या एरियाज है, एरियाज ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। प्लानिंग के क्या क्या एरियाज ऑफ फंक्शन है, इंक्लूड्स करता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाई करना, ऑब्जेक्टिव्स को पहले ही डिसाइड करना, किस तरीके से उसको अटेंड करेंगे गोल को, सेलेक्टिंग द बेस्ट प्लान। ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, इंक्लूड करता है, आइडेंटिफाई करता है, ग्रुप करता है एक्टिविटीज को, असाइन करता है वर्क एंड एस्टेब्लिश करता है अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप। ठीक है, क्या चीजें हमको ग्रुप करनी है, क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, किससे क्या काम करा के लेना, असाइन करना, एस्टेब्लिश करना, स्थापित करना। स्टाफिंग की बात हो गई कि रिक्रूटमेंट का काम हो गया, सिलेक्शन का काम हो गया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम हो गया, पेंशन कंपनसेशन, सामने वाले की सैलरी डिसाइड करके देना, ये ह्यूमन रिसोर्स का काम हो गया। स्टाफिंग डायरेक्टर का काम हो गया, एरिया ऑफ फंक्शन कि वो इंस्ट्रक्ट करेगा, गाइड करेगा, दिशा निर्देश देगा, इंस्पायर करेगा, कम्युनिकेट करेगा, मोटिवेट करेगा लोगों को, एम्प्लॉयज को, हर एक डिपार्टमेंट को, और ह्यूमन रिसोर्स से बात करेगा। कोऑर्डिनेशन का काम ये क्यों होता है, इसमें होता है ये इंटीग्रेट होता है एफर्ट्स ऑफ टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीनों लेवल। टॉप लेवल से कोई चीज निकल कर आई तो उसको फॉलो करेंगे मिडिल लेवल उस चीज को फॉलो करा के लेगा लोअर लेवल मैनेजमेंट से। तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल तीनों बने एक, तीनों के जब तक टॉप लेवल से कोई भी हायरार्की से कोई भी ऑर्डर आए तो मिडिल लेवल फॉलो करेगा, मिडिल लेवल लोअर लेवल को फॉलो करने बोलेगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इंक्लूड सेटिंग अप स्टैंडर्ड, कंट्रोलिंग में हो जाएगा कि हमको अपना स्टैंडर्ड बना के रखना है, मेजरमेंट, कंपनसेशन, सब एक्चुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से हमको करेक्टिव स्टेप्स क्या लेना चाहिए अगर जरूरी है तो। एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी 10 की है और हमको स्टैंडर्ड 12-15 का रिक्वायरमेंट है तो हमको कहाँ से हमको कमी मिल रही है, हमको कैसे बढ़ाना है उसको। एज सिंपल एज दैट। फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स इस पर असर डालते हैं और देखते हैं। प्लानिंग की जो बात करें तो प्लानिंग के इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं प्लानिंग प्रोसेस में, अंदर कंपनी के अंदर के और कंपनी के बाहर के। इसमें भी इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं अरेंजमेंट के लिए। अब कंपनी के बिजनेस चलाना है तो आप अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है और बाहर से क्या क्या लाना पड़ेगा। स्टाफिंग के लिए मोस्टली बाहर इंटरनल फैक्टर्स भी
इंटरनल फैक्टर्स के हिसाब से, यदि मेरे को रिक्वायरमेंट किसकी है, अकाउंट्स के बंदों की रिक्वायरमेंट को मैं अकाउंट के लेवल पे हायर करूंगा, अगर मुझको एचआर के लोगों की रिक्वायरमेंट है तो एचआर के लेवल पे हायर करूंगा, मैनेजर की रिक्वायरमेंट है तो मैनेजर के लेवल पे हायर करूंगा। डायरेक्टर की बात करते हैं तो कंसर्न डायरेक्टली इंटरनल फैक्टर जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स, काम करने वाला जो बंदा है वो पूरा का पूरा वही फैक्टर है जो काम करके देगा। डायरेक्टर ने एक डायरेक्शन दे दी कि इस तरीके से काम होना चाहिए, तो वो ह्यूमन रिसोर्स का फैक्टर है कि वो कैसे एम्प्लॉय को लेकर है, वो काम करके दे रहा है या नहीं दे रहा है। हार्मोनाइज ह्यूमन रिसोर्सेज, इससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन से एक ह्यूमन रिसोर्स जो है एक दूसरे के बीच में एक रिलेशनशिप बनता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक पॉजिटिव प्रभाव बनता है, हार्मोनाइज होता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दोनों के दोनों फैक्टर इसमें देखे जाते हैं टेकिंग करेक्टिव एक्शन लेने के तौर पर। दोनों जरूरी है कंट्रोल करने के लिए, इंटरनल भी और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर जरूरी। इट इज द बेसिक फैक्टर फंक्शनिंग मैनेजमेंट प्रोसेस, ये तो बेसिक है कि लेना ही लेना पड़ेगा, और ये प्लानिंग के हिसाब से की जाती है ऑर्गेनाइजिंग, और ये ऑर्गेनाइजिंग को फॉलो करके स्टाफिंग किया जाता है। और स्टाफिंग तो तीनों हो गया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग हो गया, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग हो गया। अब इन तीनों को चीजों को कोऑर्डिनेट करके लेके चलना है, तो इसको एग्जीक्यूशन, प्लानिंग को काम में लाना, एग्जीक्यूशन मेन ऑपरेशनल एक्टिविटी यहाँ पर होती है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑर्गेनाइजिंग विच फॉलोज द प्लानिंग। अब ये प्लानिंग को फॉलो करते हुए ये कोऑर्डिनेशन भी आ गया। अब कोऑर्डिनेशन एक एंड फंक्शन है मैनेजमेंट प्रोसेस का, यहाँ पे कंट्रोलिंग ध्यान में जाती है। कंट्रोलिंग क्यों की जाती है, ताकि अपने को एग्जैक्ट का रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट मिलना है। रिसोर्सेज प्लानिंग कौन करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो अपने पास मौजूदा हालात में जो रिसोर्सेज है उसके हिसाब से प्लानिंग होगा। और जो रिसोर्सेज है जैसे कि मेन हो गया, मनी हो गया, मटेरियल, मशीन हो गया, ये सबको अरेंज करके सिस्टमैटिक तरीके से प्रॉपर रिजल्ट पर लाना। ये प्रोसेस क्या होती है, रिलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स कैसे है उसके ऊपर डिपेंड करता है पूरा का पूरा रिसोर्सेज में। ये डायरेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, अब डायरेक्टर डायरेक्शन ही देगा एम्प्लॉइज को, और अदर रिसोर्सेज भी इस पर बहुत मैटर करते हैं। अब डायरेक्टर तो अपनी जगह पे सही है, लेकिन उसको काम करा के लेना है, काम करा के लेने का ह्यूमन रिसोर्स के डिपार्टमेंट से, ठीक है, उसको काम करा के लेना है एडमिन डिपार्टमेंट से, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से। तो उस तरीके से सारा का सारा कोऑर्डिनेशन या फिर अकाउंट्स की टीम से काम करा के लेना है। तो ये तरीके से ये डायरेक्शन जाता है, जिसका जो जॉब है उसको वो काम दो, रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स। बट ऑब्वियस है कि कोऑर्डिनेशन जो होता है वो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर है। ह्यूमन इंसान अच्छे हैं, लोग एम्प्लॉय एक दूसरे अच्छे हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, एक दूसरे को सहयोग देते हैं, दैट इज well enough and good to go. It is related all organization resources which helps to achieve goals of the organization, जो कि मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। तो दिस वे हमने इसका कंपेरेटिव स्टडी भी पढ़ लिया, तो ये नेचर भी देख लेते हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन सा यूज होता है देख लेते हैं, नेचर होता कैसे, इसका नेचर कैसे होता है। देखो भैया, प्लानिंग होती है कंटिन्यूअस नेचर में, हमेशा प्लानिंग करते रहना पड़ेगा जब तक तुम्हारा बिजनेस चलाना है तुमको। ये कब तक चलता है, जब तक रिसोर्सेस आ जाएंगे, कलेक्ट हो गए, बस रिसोर्सेज आना जरूरी प्लान के हिसाब से, इकट्ठा कर लो, रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ इकट्ठा कर लिया प्लान के हिसाब से, तो वो हो गया रिसोर्सेज को इकट्ठा करना। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है विच इज डील्स विद एम्प्लॉइज ह्यूमन रिसोर्सेज। ये भी हमेशा होते रहता है भाई, हमेशा हायरिंग और फायरिंग चालू होती है, कोई ना कोई काम छोड़ के जाता है और नए बंदों की जरूरत होती रहती, कंपनी नए नए प्रोजेक्ट लेते रहती। ये भी डायरेक्शन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट ऑफ गुड, डायरेक्टर इसी के लिए काम कर रहा है, उसको इसके लिए पगार मिल रही है ताकि वो सही तरीके से प्रॉफिटेबल रिप्लाई दे सके। दिस इज कंटिन्यूस प्रोसेस, ये भी कंटिन्यूस प्रोसेस है रिलेटेड टू द मैनेजमेंट लेवल। मैनेजर लेवल पे भी कंटिन्यूस प्रोसेस कोऑर्डिनेट करा के लेना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल से। ये जरूरी है ताकि जो प्लान है वो एग्जीक्यूट हो सके सही तरीके से। इसमें लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है प्लानिंग में, जो लोग प्लानिंग का काम करते हैं। इसमें भी ऑर्गेनाइजिंग में भी टॉप लेवल और मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनाइजिंग के लिए। इसमें मिडिल लेवल का मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व होते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट रिलेटेड विद द रिक्रूटमेंट, एचआर हो गए, ट्रेनिंग देना, सिलेक्शन करना, टॉप लेवल विद द कंसर्न। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में इन्वॉल्व टू डायरेक्टिंग ऑफ द एम्प्लॉइज, ये भी मिडिल लेवल पे होते हैं डायरेक्टर्स, ठीक है, जो एम्प्लॉय को डायरेक्ट करते हैं। इट इज रिलेटेड टू द ऑल लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट, हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में रिलेटेड होता है, क्योंकि उनको गोल्स अचीव करनी है, ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स अचीव करनी है। एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो लेट होगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है कैसे अचीव होगा। टॉप मिडिल लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एक्टिविटीज, टॉप और मिडिल लेवल मैनेजमेंट मिलकर कंट्रोलिंग का काम करता है, और जिसको फॉलो करने का काम होता है लोअर लेवल। लोअर लेवल में हमारे मजदूर वर्ग के लोग आ जाते हैं, जो एम्प्लॉयज हो गए आपके, वो
इस तरीके से ये चैप्टर हो जाता है खत्म। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ। चलिए चैनल पर आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्त, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए चैनल को। बहुत सारे चीजें आने वाली है और एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहेगी। आपका वीडियोस पर बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।